बलवंत राय मेहता में 3 स्तरीय था और अशोक मेहता में क्या था? 2 स्तरीय। और 2 स्तरीय तो ग्राम सभा इसमें था ही नहीं, पंचायत वाला मामला ही नहीं था, केवल क्या था? पंचायत समिति था और जिला परिषद, यानी जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो एक चीज ऐसा पूछा जा सकता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज किसका था? बलवंत राय मेहता से। द्विस्तरीय पंचायती राज अशोक मेहता। और अशोक मेहता में ग्राम पंचायत की अवधारणा थी क्या? नहीं थी। तो ग्राम पंचायत के लिए ही तो हम लोग सब कर रहे हैं, और यही तुम सिफारिश में नहीं रखोगे तो ये औचित्य है क्या इसका? कोई नहीं है। इस नाम से ये जो है इंप्लीमेंट नहीं हो सकेगा। ठीक है, राजनीतिक दलों के माध्यम से इसमें चुनाव होगा। भाई राजनीतिक दल के माध्यम से क्यों चुनाव होगा? आप ही लोग चुन के आओगे क्या? भाई आम जनता इसमें अपने लोगों को चुने ना। जनपद पंचायत को विकास का केंद्र बनाया जाएगा और जिला परिषद कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की सिफारिश बस करेगी। एक प्रकार से बकवास चीज आप कह सकते हो। कोई एसेंस समझ में आ रहा है क्या आपको? भाई इस प्रकार का रिकमेंडेशन आप जो है ग्रामीण अंचल में भी सत्ता का विकेंद्रीकरण करना चाह रहे हो और ग्रामीण अंचल ही खत्म कर दे रहे हो, तो इस प्रकार की रणनीति चलेगी क्या? नहीं चलेगी ना। इस प्रकार से इसका जो परिणाम क्या हुआ देखो, सरकार बदलने के कारण सिफारिशें लागू नहीं। और सरकार क्यों नहीं बदलेगा? इस प्रकार की सिफारिशें कौन, अब इसको जो है नरमता पूर्वक बोला गया है, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है यही औचित्य नहीं था इसका, समझ रहे हो? इसके बाद एक तो 57 याद हुआ, फिर 77 और 77 के बाद 85, 77 के बाद 85। 85 में आया GV राव समिति। क्या आया? GV राव समिति। GV राव समिति, बढ़िया है नाम, है ना? हाँ, तो GV राव समिति 1985 में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में पंचायतों की भूमिका तय करने का प्रयास था। योजना आयोग के द्वारा यह भी गठित किया गया था। इसका पर्पस था केंद्र और राज्य के बीच योजना व क्रियान्वयन की भूमिका को तय करना। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो भी प्लानिंग होती है, उन प्लानिंग के एग्जीक्यूशन को क्या करना है? कोऑर्डिनेट करना है। यह काम मूल रूप से किसका था? GV राव कमेटी का था। इसमें मुख्य रूप से सिफारिशें कौन कौन सी थी देखिएगा। जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन का अधिकार होगा। पंचायतों को प्रशासन का प्रमुख माध्यम माना जाएगा, ये सही बात कह रहा है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, ये भी सही है। भाई आज भी देखो ना, ये अभी भी है मॉनिटरिंग वाला। सभी ग्राम पंचायत कलेक्टर ऑफिस से कनेक्टेड है कि नहीं है आज, है ना? तो आज जो है एक फाइबर ऑप्टिक्स हम लोगों ने लाया। देखो फाइबर ऑप्टिक्स गांव-गांव में बिछाया जाएगा। 2017-18 के बाद 19 के बाद ये जो है घोषणा किया गया है स्पेशली कि भाई 2021 तक, तो उस समय तो कोविड आ गया, फिर उसको 2024 तक बोला गया कि हर गांव में क्या होगा? फाइबर ऑप्टिक्स बिछेगा। फाइबर ऑप्टिक्स का मतलब समझते हो ना? इंटरनेट चौपाल, वाईफाई चौपाल, इसको हम लोग ब्रॉडबैंड कहते हैं। तो ब्रॉडबैंड सर्विस जो है हर ग्राम पंचायत में कनेक्ट होगा और वो ब्रॉडबैंड सर्विस जो है कलेक्टर ऑफिस से लिंक रहेगा। यानी कि अगर आपको कलेक्टर ऑफिस से लिंक है, मतलब आप ऑफिस में आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, सरपंच और जो सचिव हैं उनका मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब कलेक्टर और जो उससे प्रतिनिधि हैं कलेक्टर के, बाकी जो रेवेन्यू के अधिकारी हैं, जरूरी नहीं है कि हर गांव-गांव जाकर के वो मॉनिटरिंग करे। तो कलेक्टर ऑफिस में ही पूरे जितना भी वहां ग्राम पंचायत होगा, पूरे ग्राम पंचायत का क्या हो सकता है? मॉनिटरिंग हो सकता है। किसके माध्यम से? तो डिजिटल माध्यम से, ठीक है। तो इसको ध्यान में रख करके वही सिफारिशों को आज भी, मतलब ये GV राव जो समिति था ना, यही मॉनिटरिंग के लिए आज भी जिम्मेदार है एक प्रकार से। मतलब इनका ही रिकमेंडेशन आज जो है डिजिटलीकरण हो रहा है, ऐसा मान के चलो। इनका जो रिकमेंडेशन था वो सारगर्भित था कि नहीं था? बिल्कुल था, क्योंकि जिला स्तर पर योजना का क्रियान्वयन का अधिकार मिल रहा है, पंचायतों को प्रशासन में प्रमुख माध्यम बनाया जा रहा है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग लाई जा रही है और मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जा रहा है जिला स्तर पर, ठीक है। तो पंचायती राज को प्लानिंग में महत्व मिलने लगा, इसका मुख्य परिणाम हुआ। अच्छा, अब मुझे एक बार फिर से डेट बता दो। पहला क्या था? 57, फिर 77, उसके बाद 85 और 85 के बाद अब 86, एक साल बाद, जस्ट एक साल बाद। एक बार फिर से बोलो।
एक बार एक साथ बोलेंगे ना, 1957, 1977, 1985 और 1986। वेरी गुड। अब देखिए 1986 में डॉक्टर लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, इसको सिंघवी समिति ऐसा भी बोलते हैं हम लोग। तो कब आया? 1986 में लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति आया। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए पहला वैचारिक कदम था, ये मूल रूप से राजीव गांधी सरकार के द्वारा लाया गया था। ठीक है। लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था और पंचायती राज को संविधान में दर्जा दिलाने के लिए इन्होंने सिफारिश किया, ग्राम सभाओं की भूमिका को मजबूत बनाया और न्याय पंचायतों की पुनर्स्थापना की, न्याय पंचायतों की पुनर्स्थापना की। तो इस प्रकार से इसका परिणाम हम लोग देखें कि बाद में यही मार्ग प्रशस्त करेगा 73वां संविधान संशोधन के लिए, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या समझा कि जो GVK राव समिति के बाद कौन सी समिति है भाई अपना? लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति। इसमें यही जो है लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर सशक्त करने के लिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिलाने के लिए एक पहला वैचारिक कदम था। अभी तक तो केवल हम लोग रिकमेंडेशन कर रहे थे, लेकिन एक वैचारिक कदम यानी कि अब सीधा उसको लेकर के जाना, संसद में लेकर के जाना और संसद में जाकर के उसको वाद करना, उसको बिल के रूप में प्रस्तुत करने का काम किस रिकमेंडेशन पर हुआ? सिंघवी रिकमेंडेशन पर हुआ, लक्ष्मीकांत सिंघवी रिकमेंडेशन पर। ठीक। इसके बाद कई जगह थुंगन समिति भी लिखा होगा, कंफ्यूज मत होना, अंग्रेजी में उनका नाम इस पढ़ोगे थुंगन समिति होता है, ये थुंगन समिति भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो थुंगन समिति की अगर बात करें तो देखो 85, 86 और 89, 85, 86 और 89, तो 85, 86, 89 में आया टुंगन समिति। और टुंगन समिति जो है इसके जो अध्यक्ष थे PK टुंगन थे और पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए इन्होंने वैधानिक ढांचा तैयार किया। अब भाई वैधानिक ढांचा तैयार किया मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया कि हम इसको, जैसे वही धारा बनाना है, शेड्यूल बनाना है, ये क्या है? फ्रेमवर्क होता है ना। आपको शेड्यूल बनाना है, सेक्शंस बनाने हैं और चैप्टर्स बनाने हैं, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संवैधानिक ढांचा बोलते हैं। तो संवैधानिक ढांचा बनाने का काम किसने किया है? हाँ, PK टुंगन समिति ने। कब किया? 1989 में किया। ठीक। अब देखो इसमें मुख्य सिफारिशें ये थी कि पंचायत में हर 5 साल में चुनाव कराएंगे हम, यानी कि यहाँ की जनता ही सरकार चुनेगी, अपनी सरकार। ठीक। दूसरा, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना अब की जाए, क्योंकि अब केंद्रीय चुनाव आयोग तो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका चुनाव कराता है ना। तो हमको पंचायती राज में इन तीनों चुनाव को कराना है। कौन कौन सा? ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। तो इसके लिए हमको क्या करना है? एक आयोग ही लाना है, राज्य चुनाव आयोग की स्थापना करना है, क्योंकि केंद्रीय चुनाव आयोग है। केंद्रीय चुनाव आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, जो अभी विधानसभा भी हुआ ना, MLA वगैरह बनते हैं, वो भी कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग कराता है। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इन सब का चुनाव कौन कराता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। और पंचायती राज व्यवस्था में चुनाव कौन कराएगा? राज्य चुनाव आयोग। तो राज्य चुनाव आयोग की स्थापना का रिकमेंडेशन किसने दिया था? PK टुंगन समिति ने। और ग्राम सभा को कानूनी मान्यता इस समय मिलती है। महिला व SC ST को भी आरक्षण का प्रावधान इसी के अंतर्गत मिलता है। भाई फ्रेमवर्क बनेगा तो सब कुछ आएगा ना, सीधी सी बात है। जहां पर फ्रेमवर्क की बात हो रही है, जहां पर चैप्टर्स बनेंगे, सेक्शंस बनेंगे, है ना, आपके शेड्यूल्स बनेंगे, वहां पर तो ये सारी चीजें लिखना जरूरी है कि नहीं जी? लिखना जरूरी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें आएंगी ना, जो भी बातें आएंगी सबको आप टुंगन समिति में सौंप सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फ्रेमवर्क की बात हो रही है स्पेशली। अब देखो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की नींव किससे पड़ी? वैचारिक कहां से आया था? सिंघवी समिति से।
वैचारिक दृष्टिकोण कहां से आया? सिंघवी समिति 86। और 89 में पीकेवी तुंगन समिति जो है संशोधन का नींव बन जाएगा, जड़ बन जाएगा, रूट बन जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास क्या तैयार हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, ठीक है, संवैधानिक ढांचा तैयार हो गया है। इसके बाद देखिए एक समिति आया जिसको गडगिल समिति, कई बार इसको कई लोग गाडगिल समिति भी लिखते हैं, ठीक है, हाँ, कई जगह आपको गाडगिल समिति ऐसे देखने को मिलेगा कई किताबों में। है क्या गडगिल समिति? गडगिल समिति कब आया? 88 से 89 के बीच में, मतलब उसी दौरान इसको लाया गया था जब तुंगन समिति आया। तो तुंगन समिति के दौरान ही गाडगिल समिति भी आया। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग में पंचायती राज को भूमिका का एक विस्तृत ब्लूप्रिंट तैयार करने का काम किसने किया था? गाडगिल समिति। कुल मिलाकर के तुंगन समिति का एक प्रकार से ये सहयोगी था कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार करने में, ठीक है। वी.आर. गाडगिल इसके अध्यक्ष थे। जिला योजना समिति की संरचना जिला स्तर पर, ग्राम पंचायत और जनपद स्तर पर और जिला स्तर पर भी जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है वो तो तुंगन समिति ने कर ही लिया था, लेकिन अब जिला स्तर पर भी हमको कुछ बड़े लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बचा है, उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगी? गाडगिल समिति, ठीक है। हाँ, तो गाडगिल जो है जिला योजना समिति, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाएगा। इसके माध्यम से योजना के लिए पंचायतों को वित्तीय अधिकार दिए जाएंगे और योजना निर्माण में ग्राम सभा की राय एकदम आवश्यक होगी। ये बात को एकदम इंपॉर्टेंट किया गया। कब? गाडगिल समिति में। कब? 1988 से 90 के दौरान, ठीक। इसके बाद एक और रिकमेंडेशन आया जब 73वां संविधान संशोधन हो चुका था, ठीक। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हो चुका था। उसके बाद जो समिति एक आई वो क्या था? भूरिया समिति। अब भूरिया समिति मोस्ट आईएमपी है, लिख लो। क्यों आईएमपी है? क्योंकि पेशा एक्ट इसी से संबंधित है। पेशा एक्ट क्या है मैं बाद में बहुत डिटेल में समझाऊंगा, अभी बस इतना ध्यान में रखो, कोई पेशा एक्ट नाम का कोई वर्ड होता है, इतना बस ध्यान में रखना, ठीक है। तो पेशा एक्ट का आधारशिला बनाने वाली जो समिति थी 1995 में, वह क्या था? भूरिया समिति था। डी.एस. भूरिया इसके अध्यक्ष थे। अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारूप क्या होगा? शेड्यूल एरिया में पंचायती राज व्यवस्था का क्या प्रारूप होगा? इसको फ्रेमवर्क बनाने का, इसको समझाने का प्रयास किसने किया? भूरिया समिति ने किया। कब किया? 1995 में किया। इसकी मुख्य रिकमेंडेशन, मेन रिकमेंडेशन क्या था? देखो, पेशा एक्ट 1996 की सिफारिशें करना। समिति का गठन कब किया गया था? 1995 में। पेशा एक्ट कब आया? 1996 में। तो पेशा एक्ट 1996 की सिफारिश इन्होंने करी। जनजाति ग्राम सभा को अधिकतम अधिकार दिए। देखो, जनजाति ग्राम सभा का अधिकार क्षेत्र अलग है। हम लोग जो सामान्य क्षेत्र है ना, मैदानी इलाका और जनजाति इलाका अलग अलग इलाके हैं। तो जो मैदानी इलाका है वहां पर ग्राम सभा के अधिकार अलग होते हैं और जो जनजाति क्षेत्र है वहां का ग्राम सभा का अधिकार अलग होता है। और ग्राम सभा का अलग अधिकार उनको कौन देता है? कौन सा कानून? पेशा एक्ट 1996। पेशा एक्ट 1996 किसके रिकमेंडेशन पर आया था? भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन, या डी.एस. भूरिया इसके अध्यक्ष थे। भूरिया कमेटी के रिकमेंडेशन पर आया था, ठीक है। अनुसूचित क्षेत्रों के लिए अलग पंचायत मॉडल लागू करने का काम पेशा एक्ट में हुआ भूरिया समिति के माध्यम से, ठीक। इसके अलावा कुछ और समितियां हैं, जैसे कि हनीफ कुरैशी समिति आया था पंचायतों में सुधार के लिए 1973 में, और साने गुरुजी समिति आया था ग्राम सभा की भूमिका को व्याख्या करने के लिए। कब? 1983 में। तो ये कुछ अन्य समितियां हैं, हनीफ कुरैशी समिति और साने गुरुजी समिति, ठीक। इसके अलावा एक और समिति था 1987 में, रामचंद्र समिति, एम.जी. रामचंद्र समिति। दक्षिण भारत में पंचायत का पुनर्गठन करने के लिए इस समिति को लाया गया था। चलिए, तो हम लोगों ने क्या देखा? 1957 में बलवंत राय मेहता समिति देखा, त्रिस्तरीय था। और वर्तमान में हम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को ही लागू करते हैं देश में। फिर 1977 में क्या हुआ? अशोक मेहता समिति। फिर 1985 में जी.वी.के. राव, 1986 में सिंघवी, 1989 में तुंगन समिति, 1988 से 90 के बीच में गाडगिल समिति, 1995 में
भूरिया समिति जो कि क्या लेके आया, पेशा एक्ट 1996 लेकर के आया। ठीक, कैसे याद रख सकते हो, बल अशोक राव सिंह ठुगड़ भूरिया। ठीक है, ऐसा याद रख सकते हो। तो बलवंत अशोक राव समिति, सिंघवी समिति, ठुंगड़ समिति, गढ़गिल समिति और भूरिया समिति। बल अशोक राव सिंह ठुगड़ भूरिया, ये क्रम में आप याद रख सकते हो। ठीक, चलो इसके बाद, हालांकि इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन समझ लो। संवैधानिक आधार कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को अब हम लोग पढ़ेंगे कल से, और यही चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में। इसका टैग लाइन ये था, मतलब थीम क्या था अपना, ग्राम स्वराज्य में भारत का निर्माण करेंगे। ये अपना संवैधानिक आधार था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 का। ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। थीम क्या था भाई, ग्राम स्वराज्य से भारत का निर्माण करेंगे। टैग लाइन क्या था, गांव की सरकार जनता का अधिकार, गांव की सरकार जनता का अधिकार। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यही रहा है जो अभी तक हम लोगों ने कमिटीज पढ़ा है। कमिटीज के लिए हम लोगों ने बढ़िया याद भी रख लिया, बल अशोक राव सिंह ठुगड़ भूरिया, बल अशोक राव सिंह ठुगड़ भूरिया भूरिया। ठीक, तो इस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये है, और ये कल हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे कि संविधान में जोड़े गए प्रावधान कौन कौन थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडिशंस क्या थे, कौन से भाग में जोड़ा गया, कौन से आर्टिकल में है। ठीक है, और कितने शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में भारतीय संविधान में है। उसके बाद पंचायती राज व्यवस्था में जो धाराएं थी उसको अलग पढ़ना है, वो अलग है, पंचायती राज की धाराएं हैं, लेकिन ये क्या है, हमारा भारतीय संविधान है। भारतीय संविधान का भाग 9 अनुच्छेद 243 से 243 ओ 11वीं अनुसूची में स्पेशली जोड़ा गया है। ठीक, उसके बाद फिर अगर हम पंचायती राज में जब इंटर करेंगे तो पंचायती राज में 4 शेड्यूल होगा, 132 धारा होगा और 15 चैप्टर यानी अध्याय होंगे। क्लियर, तो इस प्रकार से उसको हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर पंचायतों का जो संरचना है त्रिस्तरीय, हमारे यहाँ त्रिस्तरीय कैसे है देख लो। एक तो ग्राम पंचायत है, उसके बाद जनपद पंचायत, फिर जिला पंचायत है। कार्यकाल क्या होगा, इसमें आरक्षण कहाँ पर कैसे दिया जाएगा। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। वित्तीय प्रावधान क्या क्या है, ठीक है, ये सब चीज हम लोग कल देखते हैं। ठीक, कुछ ट्रिक वगैरह भी आपको बताएंगे कल, कैसे याद कर सकते हो। चलिए, उसके बाद फिर अध्याय वगैरह को बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, चलिए ठीक।